हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है फिर से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10th के मैथ का ऑल फार्मूला। बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, मैथ का ऑल फार्मूला सबके लिए सेम रहता है। तो इस एक वीडियो में वन शॉट यानी पूरा चैप्टर का, पूरा बुक का, क्लास 10th के एक मैथ का एक वीडियो में पूरा फार्मूला समझ जाएंगे। तो आइए बिना देर के चालू करते हैं। जो सबसे फर्स्ट चैप्टर आता है वो रियल नंबर, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, थर्ड चैप्टर आता है टू लीनियर इक्वेशन, दो चैप्टर रखे समीकरण आता है, फिर धीरे धीरे द्विघात समीकरण आगे बढ़ते जाता है। तो एक एक चैप्टर लेके और सबका फॉर्मूला कंप्लीट करते चलेंगे। बहुत आसान है। इससे आपका होगा फायदा क्या होगा, अगर आप बुक पूरा पढ़ लिए होंगे तो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपका फॉर्मूला भी अच्छा खासा नंबर स्कोर कर देगा एग्जाम में, ये बात याद रखें। फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बुक क्वेश्चन थर्ड चैप्टर का करेंगे, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा। ये प्रॉपर सिर्फ फार्मूला के लिए, जिसमें वन शॉट ऑल फार्मूला क्लास 10th। तो सबसे पहले आता है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। सबसे फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का। इसमें कुछ खास फार्मूला है, जिसमें टोटल 4 एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। जो इसमें जो मेन पढ़ना है, सबसे पहला पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ना, एल्गोरिथम। ए क्या होता है? अगर कोई भी दो संख्या दिया, मान लीजिए कोई संख्या ए और बी दिया, इसका हल निकले पी और क्यू, इसका द्वितीय हल पी और क्यू निकले, तो इसमें रिलेशन बनता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको हिंदी में लिखिएगा तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसका अर्थ यही होता है शेषफल। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए आर रिमाइंडर है। इस तरह हर चीज को आसानी से आप समझ सकते हैं। सिंपल ऐसे खुश, जैसे मान लीजिए दो संख्या दिया, जैसे मान लीजिए 2 और 5 दिया, तो हम 2 में 5 से डिवाइड की, तो ऑटोमेटिक हमको दो अद्वितीय हल मिल जाएंगे। एक मिलेगा यहाँ 2 दूना 4, यहाँ पर नीचे 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर एक मिल गया और यहाँ पर मिल गया, तो पी इसी को नाम दे दिए पी और इसी को नाम दे दिए क्यू। तो यही पी और क्यू निर्माण होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम। तो इसको बोलते हैं भाज्य, बीच वाला को भाज्य, इसे बोलते हैं भाजक, जो जिससे भाग जाता है उसको भाजक बोलते हैं। जितना मतलब कटता है उसको हम भागफल बोलते हैं, जो नीचे बचता है उसको हम शेषफल बोलते हैं। शेषफल को आर से लिखते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। भागफल को क्यू से लिखते हैं, भाजक को हम बी से लिखते हैं और भाज्य को ए से लिखते हैं। तो ये कुछ नियम है जो आप लोग बहुत पहले से पढ़ चुके होंगे। तो पहला फार्मूला कंप्लीट हुआ। इसमें जो आर का रेंज होता है, शेषफल होता है, शेषफल हमेशा 0 हो सकता है, न तो 0 से बड़ा हो सकता है। शेषफल का माइनस में नहीं होता, आप लोगों को पता होना चाहिए। सिर्फ आप लोग का आगे पढ़िएगा 12th के बाद चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, विल्सन थ्योरम, उसमें रिमाइंडर माइनस में होता है। लेकिन इसमें रिमाइंडर कभी माइनस नहीं होता, या तो रिमाइंडर 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या साइन 0 या 0 से बड़ा का साइन, और बी से हमेशा छोट होगा। जो यहाँ पर होगा इससे हमेशा नीचे छोट आएगा। कभी भी भाग के चेक कर सकते हैं, हमेशा जो भाजक होगा उससे हमेशा शेषफल हमेशा छोट होगा। तो इसका इस लाइन को आप याद रखिएगा। तो पहला आप कंप्लीट हो गया, पहला फार्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अगला जो फार्मूला है इसमें, जैसे मान लीजिए कोई दो संख्या दिया हो, ए और बी, कोई भी दो संख्या हो, कोई दो संख्या दिया हो, तो अगर ए और बी का, मान लो ए और बी का एचसीएफ निकाल ली, ए और बी का एचसीएफ निकाल ली, और ए और बी का एलसीएम निकाल ली। क्या बोले, अच्छा गौर से सुनिएगा। अगर ए और बी कोई दो संख्या दिया हो, जैसे मान लीजिए 11, 15, दो संख्या हुआ कि नहीं, 11 एक अलग संख्या है, 15 एक अलग संख्या। तो अगर दो संख्या विद्यमान हो, प्रेजेंट हो, दिया हो, तो उसका एचसीएफ निकाल लीजिए और उसका एलसीएम निकाल लीजिए। अगर एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ दोनों संख्या का और दोनों संख्या का एलसीएम को आपस में गुना कीजिएगा, और जो संख्या लिए उसको आपस में गुना कीजिएगा, दोनों आपस में इक्वल आएगा। ए मतलब पहली संख्या, बी मतलब दूसरी संख्या। तो यही दूसरा सूत्र बन जाता है। पहला कंडीशन क्या है? अगर दो कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 3 और 5 दो संख्या होगा, तो 3 और 5 का एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए। 3 और 5 का एचसीएफ 1 आएगा और एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा 15। तो इसका एचसीएफ आ गया 1 और एलसीएम आ गया 15। तो एचसीएफ और एलसीएम को गुना कीजिए, तो 1 गुने 15, 15 हो गया। और संख्या कितना है? 3 और 5, दोनों गुना कीजिए, 3 गुने 5, 15, यानी दोनों आपस में इक्वल आ गया। बस वही, यानी दिया हुआ संख्या का गुणनफल और दोनों का एचसीएफ एलसीएफ का गुणनफल आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो ये बहुत सिंपल चीज आसानी से समझ सकते हैं। एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर दोनों संख्या गुणनफल, बहुत सिंपल चीज।
इसको प्रूफ भी आसानी से हो गया। अब अगला जो फार्मूला है, दो फार्मूला देख लिए। अगला जो फर्स्ट चैप्टर में फार्मूला है वो बहुत सिंपल है। एक होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है? जिस संख्या को हम फ्रैक्शन यानी भिन्न यानी बटा के रूप में यानी पी बाई क्यू के रूप में, जैसे 2/3, 5/3, -5/2, 2, क्योंकि 2 का कुछ नहीं तो बटा में 1, तो फ्रैक्शन के रूप में लिख दिए कि नहीं लिख दिए? तो कौन संख्या बन गया? परिमेय संख्या। तो जिस संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ क्यू के मान 0 नहीं होता। अगर क्यू के मान 0 आ गया तो अनंत भी आ सकता है, अनंत इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? तो जिस संख्या को हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, पी और क्यू यहाँ पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, प्लस में भी होता है, माइनस भी होता है और जीरो भी होता है। तो जिस संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू इक्वल टू नॉट 0, तो उस संख्या को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। अब परिमेय संख्या अगर कोई संख्या होंगे तो उसका दो हल होगा, एक शांत एक अशांत। अपरिमेय संख्या के अशांत हल होते हैं और परिमेय संख्या के शांत। शांत मतलब होता है टर्मिनेटिंग और अशांत मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर कोई जैसे कोई भी संख्या, मान लो दो संख्या दिया, जैसे मान लो 25/27 दिया, अब हमको पता करना है तो इसका भाग देने पर पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि परिमेय संख्या अभी भाग देने पर पूरा पूरा कट गया तो शांत आएगा, शांत यानी समाप्त हो जाए, और अशांत यानी समाप्त नहीं हो। अगर पूरा पूरा नहीं कटा तो अशांत। तो कैसे पता करें कि शांत है कि अशांत? तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, नीचे वाला को बोलते हैं हर। ऊपर वाला इंग्लिश में बोलते हैं नोमिनेटर, नीचे वाला इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको बोलते हैं नोमिनेटर, नीचे वाला को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो इसको कैसे पता करें? से ए शांत आएगा यानी टर्मिनेटिंग आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग यानी शांत आएगा कि अशांत? तो कैसे पता करें? तो ये परिमेय संख्या के नियम है। अगर कोई संख्या के डिनोमिनेटर को हल करने पर यदि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n आए तो उसी को हम बोलेंगे शांत। यानी नीचे हर को, जो नीचे वाला होता है हमेशा, जैसे 5/9, तो 9 के यदि हम गुणनखंड करें, भाज्य गुणनखंड करें तो 2, 5 आ जाए तो शांत होगा। नीचे वाला में हमेशा अगर 2 आए या 5 आए या 2, 5 दोनों आए तो शांत होगा। इसके अलावा कोई भी संख्या आ जाए, 2, 5 करने के बाद यदि कोई भी संख्या आ जाए तो अशांत होगा। तो आप लोग क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं फॉर्मूला में। तो यदि कोई भी संख्या हो, उसको हर का यानी नीचे वाला, हर यानी हर कहाँ जोड़ते हैं? नीचे। तो नीचे वाला को हमेशा हर बोलते हैं। अंश यानी आकाश, आकाश कहाँ होता है? ऊपर, यानी ऊपर वाला को अंश बोलते हैं। तो हर के यदि गुणनखंड करने पर, गुणनखंड में कौन? अभाज्य संख्या में तोड़ने पर यदि 2 और 5 मिले या 2, 5 दोनों मिले तो शांत होगा। इसके अलावा एक भी संख्या मिल जाए तो उसको अशांत यानी पूरा पूरा इसका हल नहीं होगा। तो आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हम क्वेश्चन देते हैं, जैसे 3/16, तो 16 में सिर्फ 2 दिख रहा है, तो 2 का पावर 4, तो सिर्फ 2 दिख गया तो भाग करने पर हमेशा पूरा पूरा कट जाएगा। अगर 2 के अलावा मान लीजिए यहाँ पर रहता 17, तो 17 में ना 2 दिख रहा है ना 5 दिख रहा है, तो अशांत हल होता। तो इस तरह पता कर सकते हैं कौन शांत होगा कौन अशांत। बस इतना ही आप लोग को पढ़ना। एक थ्योरी भी इसमें था, कौन √2 कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या, तो उसको सिद्ध करके बताइए। ये सब बहुत नॉर्मल चीज था जो आप समझ सकते। फर्स्ट फार्मूला का था। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या था उसको हम समझ गए बहुत आसानी तरीके से। अगर कोई संख्या भाज्य बराबर होता है भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, वो कोई नियम नहीं है, सिंपल चीज। फिर हम समझे शांत और अशांत कंसेप्ट समझे। फिर उससे पहले परिमेय संख्या बताए थे। उससे पहले पहली संख्या दो संख्या ले लीजिए और उसका एचसीएफ एलसीएम निकाल दीजिए। तो एचसीएफ एलसीएम में गुना कीजिएगा और दोनों संख्या गुना कीजिएगा, सब आपस में क्या इक्वल होंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में इतना ही पढ़ना था। अब सेकंड चैप्टर आते हैं बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। जैसे कोई भी यदि एक्स चर हो, चर मतलब होता है जिसका मान चेंज हो उसको चर बोलते हैं, जिसका मान चेंज नहीं हो उसे अचर बोलते हैं। चेंज नहीं होगा, जैसे एक्स का मान 1 आ गया तो 1 के जगह पर 2 नहीं लिख सकते, आया समझ में कि ना। तो जिसका मान चेंज हो गया तो उसको हम चर बोलते हैं, जिसका मान चेंज नहीं हुआ उसे अचर बोलते हैं। अचर को बोलते हैं कांस्टेंट, अचर को बोलते हैं वेरिएबल। तो बहुपद पढ़ते हैं। पद मतलब होता है टर्म, कितना पद, एक पद है कि 2 पद है कि 3 पद। तो बहुपद किसे कहेंगे? जिसको हम पीएक्स के रूप में लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, इसी को बहुपद बोलते हैं। अब पूछेगा बहुपद के घात क्या होता है। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 5 है, जिसको हम एक्स का फॉर्म में लिख सकते हैं उसी को क्या बोलते हैं? बहुपद। अगर बराबर में कुछ आ गया तो इसी को बोलते हैं समीकरण। अगर बराबर में कुछ है तो उसको बोलेंगे समीकरण, अगर बराबर का चिन्ह नहीं तो उसी को बोलते हैं बहुपद। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये बहुपद हो गया। तब बहुपद को किस रूप में लिखते हैं? px यानी पॉलिनोमियल ऑफ x लिखते हैं। पूछेगा बहुपद की घात क्या होती है, तो x की उच्चतम घात, x का उच्चतम घात को बहुपद की घात बोलते हैं, को बहुपद
की घात बोलते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे सपोज डेट क्वेश्चन देखिए, x के पावर 5 प्लस x के पावर 4 प्लस 6x³ प्लस 3x के पावर 9 प्लस 2x²। लेकिन बहुपद का सबसे ज्यादा घात कितना है, यानी x का सबसे ज्यादा घात कितना है, इसमें सबसे ज्यादा घात 9 है, तो इसका बहुपद का घात कितना होगा 9। तो कभी पूछे बहुपद की घात कितना होगा, तो उस बहुपद में देखिएगा सबसे बड़ा पावर कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिसका पावर होगा वही बहुपद का घात हो। जैसे मान लीजिए बहुपद का घात 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, जब सबसे बड़ा घात होगा वही बहुपद का घात कहलाता है। अब यहाँ तक समझ गए। अब घात मान लीजिए 1 हो तो उसे क्या बोलेंगे, अगर घात 2 हो तो उसे क्या बोलेंगे, अगर घात 3 हो तो उसे क्या बोलेंगे, अगर घात 1 हो, यदि x के पावर 1 दिया हो तो उसे बोलते हैं रैखिक। रैखिक बोलिए या एक घाती बोलिए, रैखिक या एक घाती से बोलते। अगर x के पावर 2 दिया हो तो उसको बोलते हैं द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, बहुपद। अगर x के पावर 3 है तो उसे त्रिघाती बहुपद बोलते, त्रिघाती बहुपद। तीसरा आप नॉर्मल चीज आप लोगों को पता भी होना चाहिए, रिवीजन भी साथ साथ आप लोग को हो रहा है। जितना x का पावर हो उतना उसको बहुपद बोलते हैं। जैसे x के पावर 4 तो चतुर्घाती बोलते हैं, x के पावर 5 उसे पंचघाती बोलते हैं। आप लोग को नॉर्मली 3 घात तक पढ़ना है, उससे ऊपर अभी 10th में नहीं पढ़ना। तो x का पावर जैसे 1 है, इसका 1 हल होगा, इसका हल कितना होगा 1 हल, इसका आंसर हमेशा 1 ही हुआ है। अगर x के पावर 2 है तो इसका 2 हल होगा, तो इसको बोलते हैं द्विघात, इसका 2 हल होगा, 2 हल। यदि x के पावर 3 है तो इसका 3 हल होगा, 3 हल। आया समझ में कि ना। बहुपद को द्विघात बहुपद को एक घाती बहुपद को x प्लस b के रूप में लिखते हैं, द्विघाती बहुपद को x² प्लस bx प्लस c, क्योंकि x का अधिकतम घात 2 है तो द्विघाती बहुपद हो गया। x का अधिकतम घात ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो x का अधिकतम घात कितना है 3, तो इसको त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। इसको इस तरह इसको व्यापक रूप होता है, आप लोग को बहुत आसानी से पता होना चाहिए। इसका नॉर्मल चीज हो गया। अब आगे देखते हैं, द्विघात बहुपद के 2 हल होते हैं, त्रिघात बहुपद के 3 हल होते हैं। जैसे द्विघात बहुपद है x² प्लस bx प्लस c, जिसके 2 हल होंगे, तो हल का जैसे x का मान 2 होगा, तो x का मान लीजिए एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा, तो 2 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक कितने होते हैं 2, क्वेश्चन नहीं पूछ सकता ऑब्जेक्टिव में आपसे। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं 2 शून्यक होते हैं। 2 शून्यक का नाम दे दिए, एक का नाम दे दिया अल्फा, एक का नाम दे दिए बीटा। त्रिघात बहुपद इसका 3 गो शून्यक होगा, इसका शून्यक 3 गो होगा, तो एक का नाम दे दिया अल्फा, एक का नाम दे दिए बीटा, एक का नाम दे दिए गामा। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा। तब पूछ रहा है द्विघात बहुपद के 2 गो शून्यक निकाल ली, मान ली एक शून्यक आ गया 2, एक शून्यक आ गया 5, तो 2 और 5 के दोनों को जोड़िए, 2 और 5 यानी दोनों को शून्यक जो है उसको शून्य का योग कीजिए, जोड़िए, 2 5 कितना हो गया 7, शून्य का गुना कीजिए, 2 गुने 5 कितना आ गया 10। तो कभी कल पूछ सकता है जो शून्य का यानी अल्फा बीटा है, शून्य का योग कितना होगा और शून्य का गुणनफल कितना होगा। तो शून्य का जो योग होता है वो -b/a होता है। b x के साथ रहता है b का वैल्यू होता है, जो x स्क्वायर के साथ रहता है वो a का वैल्यू रहता है, जो अकेले रहता है वो c का वैल्यू रहता है। फिर से समझ लीजिए, द्विघात बहुपद में जो x का साथ रहता है वो b का वैल्यू होता है, जो x स्क्वायर के साथ रहता है वो a का वैल्यू होता है, और जो बच गया उसको c के वैल्यू बोलते हैं। इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, वीडियो रोककर अच्छे से सुन लीजिए। जो x स्क्वायर के साथ है वो a का वैल्यू, जो x के साथ है वो b का वैल्यू, जो बच गया उसी को अचर पद, उसी को c बोलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। आपसे बहुत क्वेश्चन भी बन सकता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अभी समय नहीं था, इस पर क्वेश्चन आप लोग अच्छे से करा देंगे, बहुत जल्द इस पर सब पर क्वेश्चन भी लाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। इसी तरह त्रिघात बहुपद में होगा, इसको बोलते हैं शून्य का योग, इसको बोलते हैं शून्य के गुणनफल। तो पूछेगा द्विघात बहुपद के शून्य का योग क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो -b/a। द्विघात बहुपद के शून्य के गुणनफल क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c/a, c यानी अचर पद और a माने यहाँ कुछ वैल्यू देगा, यहाँ कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा, उसको बटा कर आंसर निकल जाएगा। त्रिघात बहुपद यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी त्रिघात बहुपद के योग क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला भी होता है -b/a। -b कहने का अर्थ बता दिए, b यहाँ पर जो ई बी है वो x स्क्वायर के साथ b का मान होता है, और जो a है x³ के साथ होता है। इसमें व्यापक रूप याद रखिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसे गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। त्रिघात बहुपद के शून्य के गुना करने पर, यानी इसका शून्य 3 गो आता है, अल्फा बीटा गामा, कोई भी आंसर आ सकता है, 3 गो आंसर आ सकता है। तीनों गुना करने पर क्या आएगा, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो -d/a याद रखिएगा, -d/a। अब एक और कॉम्बिनेशन बनता है, 2 शून्य गुना करने पर, जैसे अल्फा बीटा गुना कर दिए, बीटा गामा गुना कर दिए, और गामा अल्फा गुना कर दिए, यानी 2 शून्य गुना कर दीजिए, जैसे अल्फा बीटा के, बीटा गामा का और गामा अल्फा का,
गुना कर दीजिए, यानी दो दो शून्य के योग गुना कर दीजिए, उसको जोड़ दीजिए, इसका जो फार्मूला बनता होता है सी बाई ए। तो ये कुछ खास फार्मूला है जो आप लोग याद कर सकते हैं। बहु यानी बहुत सारे, अब पद मतलब कितना पद है, जिसमें बहुत सारे पद उसी बहुपद बोलते हैं। एक पद हो सकता है, दो पद हो सकता है, तीन पद हो सकता है, चार पद हो सकता है। तो आप लोग तीन पद तक पढ़ना। द्विघात बहुपद के शून्य का होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। द्विघात बहुपद के शून्य के गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। त्रिघात बहुपद के शून्य के योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। त्रिघात बहुपद के शून्य गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए। त्रिघात बहुपद के दो दो शून्य का योग यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तीनों का ऐड करना तो क्या होता है सी बाई ए। आप लोग अच्छी तरह से फार्मूला पता होना चाहिए। एक और फार्मूला होता है, अगर शून्य दिया, अगर यहाँ पर लिख देते हैं, इसको आप लोग नोट यहाँ पर लिख देते हैं। अगर हमको शून्य गिवन हो, शून्य दिया हो, जैसे मान लीजिए शून्य दिया अल्फा प्लस शून्य दो शून्य दे दिया गया हो, तो इससे हम बहुपद कैसे प्राप्त करें। अगर शून्य दे दिया गया हो, दो शून्य का मान लीजिए आंसर दे दिया क्या बहुपद निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग प्लस शून्य के गुणनफल। याद रखिएगा, अगर द्विघात बहुपद के शून्य दिया हो यानी अल्फा बीटा का मान दिया हो, तो बहुपद कैसे के का वैल्यू हमेशा 1 होता है, ये बात याद रखिएगा। तो यदि द्विघात 1 रखे तो 1 लिखने, के लिखने न लिखने से कोई फर्क इसमें पड़ने वाला नहीं है। द्विघात बहुपद के जो शून्य होता है वो क्या, द्विघात बहुपद को शून्य दिया हो तो बहुपद कैसे निकाले, तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस दोनों शून्य का योग इंटू एक्स प्लस दोनों शून्य के गुणनफल। तो ये फार्मूला हो गया, 2 चैप्टर का फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब बोर्ड पर जगह नहीं बचा है, अब इसको मिटा के फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। वो भी मस्त चैप्टर है। फिर आगे चैप्टर के द्विघात समीकरण, फिर समांतर श्रेणी, बहुत सारे जो चैप्टर इंपोर्टेंट फार्मूला है आप लोग क्लियर करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका नोट्स पे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में फ्री में मिल जाएगा। अच्छे से नोट्स, कलरफुल नोट्स रहेगा, बढ़िया से उसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा यहाँ से समझ लीजिए, बोर्ड पर अच्छे से समझ लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।